गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम बताए थे इसके वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण में बताए थे केंद्रीय उच्च भूमि, इसके बाद पूर्वी पठार, इसके बाद शिलोंग का पठार, दक्कन का पठार, उसमें उत्तरी दक्षिणी, इसके बाद पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो हम बोले तो उसमें एक एक करके देखेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आज देखेंगे अरावली श्रेणी के बारे में। अरावली श्रेणी के बारे में बाकी से हमको मतलब है नहीं। बाकी से इसे नहीं मतलब है। हम देखते हैं अरावली श्रेणी के बारे में। ये पंजाब लगा हुआ है, पंजाब सीधा मान लीजिए हरियाणा है, हरियाणा के यहाँ से मान लीजिए पंजाब है, ये हरियाणा है, हरियाणा पे जस्ट यहाँ पे दिल्ली है। ये क्या है? दिल्ली। हरियाणा से लगा हुआ यहाँ पे दिल्ली है। तो जो अरावली श्रेणी का विस्तार है, पहले इसका अभी देख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ। ये अरावली श्रेणी ये यहाँ तक चली आई है, दिल्ली तक। ये गुजरात से निकलकर ये दिल्ली तक चली आई है। ये है अरावली श्रेणी। तो पहले इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण 700 से 800 मिलियन वर्ष पहले हुआ। पहले हुआ। और ये कैसी है? तो यह एक बलित पर्वत है। यानी इसका निर्माण कैसे हुआ? फोल्डेड माउंटेन से हुआ, यानी फोल्ड पड़ने से हुआ, यानी बुलंद पड़ने से हुआ। तो बलित पर्वत कैसे बनता है ये भी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि हिमालय भी एक बलित पर्वत है। तो इसका निर्माण 700 से 800 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। और ये संसार की सबसे पुरानी पर्वत है, संसार की सबसे पुरानी पर्वत है। सबसे पुरानी पर्वत है। लेकिन अब ये घिस पिट गया है, यानी ये क्या हो गया है? बहुत ज्यादा अपक्षय और अपरदित हो गया है, यानी इसका अनाच्छादन हो गया है। लेकिन अब यह बहुत ज्यादा आच्छादित हो गई है, यानी इसका डिनोटेशन हो गया है। आच्छादित मतलब इसको जल द्वारा, वायु द्वारा, या फिर जो भी मान लीजिए चलने फिरने से किसी जीव जंतु के, तो ये क्या है? बहुत ज्यादा अपरदित हो गई है। तो अपरदित हो गई है, तो यह कैसी है? एक अवशिष्ट पर्वत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बच गई है। रूप में बच गई है, यानी कैसा है? रेसिडुअल माउंटेन है, यानी एक अवशिष्ट पर्वत है। पहले ये एक फोल्डेड माउंटेन था, इसके बाद ये सबसे पुरानी है। आपको ये भी बताया कि सबसे पुरानी है।
तो जब उस टाइम पे बना होगा लगभग इतना मिलियन वर्ष पहले, तो इस पे कोई ना कोई तो बल जरूर काम किया होगा, हवा द्वारा, जल द्वारा। तो जो भी यहाँ पे लगा लगा होगा बल, उसके द्वारा ये क्या होगी, अपरदित हो गई होगी। अपरदित यानी इसका अपक्षय और अपर्दन हो गया होगा, जिसके कारण अब ये क्या बची है, रेसिड्यूल के रूप में बची, यानी एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बच गई है। इसका बहुत सा पार्ट क्या हो गया, कट छट गया है। तो इसीलिए क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। और ये संसार की कैसी पर्वत सबसे पुरानी है। तो अगर मान लीजिए पूछ दिया कि संसार की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन, कौन सी हो जाएगी, ये है अरावली श्रेणी। एक इसी प्रकार की श्रेणी देखेंगे कहाँ, अपलेशियन पर्वत, वो यूएसए में है। वो भी क्या है, एक इसी तरह से बना है, वो भी फोल्डेड माउंटेन था, लेकिन वो भी एक कैसी है, रेसिडुअल माउंटेन ही है, जो यूएसए में है, अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन का क्षेत्र आप जानते भी है कि वहाँ कोयले का खनन होता है, तो उसके कारण भी वो अपक्षय और अपरदित हो गई है। तो वो भी कैसी एक पर्वत है। तो अपलेशियन पर्वत और ये अरावली श्रेणी, ये भी लगभग देखेंगे तो दोनों एक ही टाइप की पर्वत है। जो अपलेशियन यूएसए में है, अरावली का विस्तार देख ही रहे हैं, जो यहाँ से गुजरात से लेकर ये दिल्ली तक इसका भाग विस्तृत है। तो इसका विस्तार देखते हैं, इसका विस्तार इसका देखेंगे तो ये लगभग 800 किलोमीटर में विस्तृत है। ये लगभग 800 किलोमीटर में विस्तृत है। कितना, लगभग 800 किलोमीटर में। और ये कहां से कहां तक है, तो ये गुजरात में पालनपुर एक जगह है, पालनपुर से लेकर ये दिल्ली तक है, ये दिल्ली तक है। तो गुजरात में पालनपुर से लेकर ये दिल्ली तक है, यहां से लेकर दिल्ली तक। इसका लगभग 80% पार्ट देखिएगा तो ये कहां पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। यहां लिख लीजिए, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस हरियाणा प्लस दिल्ली, यहां तक फैली हुई है। और इसका 80% भाग लगभग यहाँ है, 80% भाग। अगर मान लीजिए, अगर कभी दे दिया कि अरावली श्रेणी जो अरावली श्रेणी है वो किस प्रदेश में फैली हुई है, मान लीजिए दे दिया, और ये चारों ऑप्शन दे दिया, तो इसमें किसको टिक करेंगे राजस्थान को टिक करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट राजस्थान में ही है। ऐसे मोर ऑफ वन ऑफ द एबव अगर ऑप्शन होगा तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर इस मान लीजिए चारों में से किसी एक को चुनना हो कि अरावली श्रेणी कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में इसका लगभग 80% भाग पड़ जाता है। तो इसी अरावली श्रेणी में आप यहाँ बस अकेले अरावली श्रेणी बना लेता हूं, ये दिल्ली लिख लिए होंगे, यहाँ मान लीजिए ये है अरावली श्रेणी, कुछ इस टाइप से है। यानी इधर का पार्ट ज्यादा उठा हुआ है, ये पार्ट लो है। इधर का पार्ट ज्यादा उठा हुआ है, ये पार्ट लो है। ये कुछ इस टाइप से बनती है अरावली श्रेणी। तो अगर पूछ देगा कि मान लीजिए ऊंचाई किधर की तरफ ज्यादा है, पश्चिम की तरफ, ये दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ, इधर उत्तर है इधर दक्षिण है, तो दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई ज्यादा है, और ये जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी। तो इधर से ऊंचाई इस इधर की तरफ कम होती जाएगी। तो यहीं पे देखेंगे, ये जो राजस्थान है, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर से जस्ट थोड़ा सा अंदर, यहीं पे इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर।
राजस्थान में, यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे ये मान लीजिए एक चोटी है, यह है गुरु शिखर। यहाँ मान लीजिए चोटी बना लिए, यह है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु गुरु शिखर ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। आप सुने होंगे नाम माउंट आबू का। तो माउंट आबू कहाँ है? गुरु शिखर के जस्ट यहाँ है माउंट आबू। माउंट आबू, और यहीं पे है गुरु शिखर, जो कि कितना है? 1722 मीटर ऊंची है। 1722 मीटर। तो मान लीजिए पूछा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कितना हाइट है? 1722 मीटर। कहाँ है? तो माउंट आबू पर है। माउंट आबू पे ये गुरु शिखर है। और माउंट आबू पर एक फेमस, ये क्या है? एक हिल स्टेशन है। और यहाँ पे एक फेमस जैन मंदिर है, जिसको बोलते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? इसी माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इस पे कौन सी, ये जो तीर्थ स्थल है, यह कौन सी मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये किसके लिए है? जैनियों के लिए है। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल है। इसके बाद यहाँ से जाते जाते देखेंगे, इसका कुछ पार्ट हरियाणा में पड़ेगा। हरियाणा के बाद जैसे ही ये जाएंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में इसको दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इस अरावली श्रेणी को दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसको दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। या इसी को क्या बोलते हैं? या दिल्ली कटक को ही क्या बोलते हैं? रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स, इसी को क्या बोलते हैं? रायसीना हिल्स। और इसी रायसीना हिल्स में क्या है? भारत का राष्ट्रपति भवन। यहीं पे क्या है? भारत का राष्ट्रपति भवन। भारत का राष्ट्रपति भवन इसी रायसीना हिल्स पे स्थित है। तो दिल्ली में इसको दिल्ली कटक के नाम जाना जाता है, या फिर इसको रायसीना हिल्स बोलते हैं। इसी पे क्या है? भारत का राष्ट्रपति भवन है। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि दिल्ली का जो भारत का राष्ट्रपति का भवन है, वो किस श्रेणी पे बसा हुआ है? तो अरावली श्रेणी पे बसा हुआ है। और अरावली श्रेणी में भी किस श्रेणी बसा हुआ है? तो ये जो दिल्ली कटक है उस पे, या फिर इसी को बोलते हैं रायसीना हिल्स। इसी पे भारत का राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है। इसके बाद कुछ और इसमें देखते हैं। ये जब सबसे पुरानी पर्वत है, तो इसमें किस टाइप की चट्टानें मिलेंगी? आपको बताया था कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? आर्कियन और धारवाड़ क्रम की। तो इसमें कौन सी चट्टानें मिलेगी? आर्कियन और धारवाड़। तो इसमें बताए थे आर्कियन चट्टान होगी, जब उसका अपक्षय और अपरदन हो जाएगा तो उसी में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? धारवाड़ क्रम की चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें धारवाड़ क्रम की, इसमें यहाँ लिखिए ग्रेनाइट, नाइस, ऐसी को कहीं कहीं नीस बोलते हैं, नीस शिस्ट प्रकार की चट्टानें मिलती है। चट्टानें मिलती है ग्रेनाइट, नाइस या नीस और शिस्ट। ये कैसी चट्टानें हैं? आर्कियन चट्टानें हैं। और इसी आर्कियन चट्टानें को हम बताए हैं कि इसका क्या हुआ है, अब ये जो रेसिड्यूअल माउंटेन बच गई है, यानी अपशिष्ट पर्वत जब बच गई है, तो इसका मतलब इसका अनच्छादन हुआ है, इसका डेनोडेशन हुआ है, यानी अपक्षय और अपरदन हुआ है। तो अपक्षय और अपरदन किस टाइप के चट्टान का हुआ है? ग्रेनाइट, नाइस और नीस या शिस्ट का। और ये किस टाइप की चट्टानें हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और हम बताए थे कि जब आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटती है तो उससे कौन सी चट्टान बनती है? धारवाड़ क्रम की चट्टान बनती है। तो इसका मतलब कि जब ये चट्टान का अपक्षय और अपरदन हुआ,
तो इससे कौन सी चट्टान बनी? धारवाड़ क्रम की। यानी इसमें यहाँ लिख लीजिए धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलती है। धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलती है। जब इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलेगी तो धारवाड़ क्रम की चट्टान किसके लिए जानी जाती है? खनिजों के लिए जानी जाती है। हम चट्टान के चैप्टर में बताए हैं कि जो अधिकांश जो खनिज पदार्थ हैं वो किस क्रम की चट्टानों में मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो यहाँ लिखिए कि इसमें अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसमें धात्विक और अधात्विक, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में जैसे आप देखेंगे तांबा, तांबा ये कहां से निकाला जाता है? खेतड़ी खान से। ये खेतड़ी की ये कहाँ है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ है? खेतड़ी की खान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। ये कैसा खनिज है? धात्विक खनिज। इसके बाद आयरन, आयरन निकाला जाता है जयपुर के क्षेत्र से, जयपुर के क्षेत्र से। इसके बाद चांदी, आप नाम सुने होंगे चांदी, सीसा, जस्ता, यानी चांदी, पीवी और जिंक। जेडन मतलब जिंक, पीवी मतलब लेड, लेड सीसा, यानी चांदी, सीसा, जस्ता। ये कहां से? जवाहर खान, जवाहर खान हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला। आप नाम सुने होंगे चांदी के लिए कौन सी खान है? तो जवाहर खान है। ये कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला में। तो तांबा के लिए खेतड़ी खान जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। आयरन जयपुर के क्षेत्र से, यानी जो इस साइड में देखेंगे तो जयपुर वाला एरिया आएगा। इधर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये सब अरावली के इस साइड में आ जाएंगे, पश्चिम साइड में। पूरब में यहाँ जयपुर आ जाएगा। आप मैप में देखिएगा तो यहाँ पे जयपुर आ जाएगा। तो यहीं पे क्या है, ये जयपुर के क्षेत्र से आयरन निकला जाता है, चांदी, पीबी, जिंक, ये जवाहर खान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसी से ये चांदी निकाला जाता है। इसके बाद अधात्विक खनिज में आप देखेंगे अबरक, अबरक का भी निष्कर्षण यहाँ से राजस्थान से होता है। इसके बाद आप नाम सुनेंगे बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, संगमरमर, क्वार्जाइट, क्वार्टजाइट आदि। जब खनिज पदार्थों में आएंगे तो और आगे बताएंगे इसमें क्या क्या मिलता है। अभी के लिए मान लीजिए इतना इनफ है, अगर लिख दीजिएगा तो इसमें अबरक, बलुआ पत्थर, संगमरमर, और जो यहाँ से संगमरमर निकाला जाता है ये उच्च कोटि का, ये उच्च क्वालिटी का संगमरमर निकाला जाता है। यहाँ पे जो संगमरमर निकाला जाता है ये उत्तम क्वालिटी का, उत्तम श्रेणी का, उत्तम श्रेणी का संगमरमर यहाँ से मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं? मकराना, मकराना। ये जो है सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर है। और इस सफेद संगमरमर से आप देखेंगे दो बहुत ही फेमस भवन यहाँ निर्माण हुआ है। एक तो ताजमहल, और ताजमहल के जैसा ही बनाया गया कौन सा महल है? विक्टोरिया, जो विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता में, वो भी इसी सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ताजमहल तो आप जानते ही हैं आगरा में है। तो जो इसके दो एग्जांपल लिख लीजिए, मान लीजिए कोई पूछ सकता है सफेद संगमरमर से बना भवन, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक ताजमहल और दूसरा है विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल। ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल ये क्या है? सफेद संगमरमर से बना है। और उस सफेद संगमरमर जो उत्तम क्वालिटी का, जिसको मकराना कहा जाता है। तो ये हुआ क्या, कौन कौन सी खनिज इससे पाई जाती है।
यहाँ पे देखिएगा जब अरावली श्रेणी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। जब ये अरावली श्रेणी देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा जयपुर है इस साइड में, जयपुर। यहाँ देखिएगा बीकानेर, पश्चिम में देखिएगा मैप पे, मतलब यहाँ पे देखिएगा इधर जयपुर, यहाँ पे बीकानेर, इधर जैसलमेर, यहाँ जोधपुर, यहाँ बाड़मेर, बाड़मेर के बाद यहाँ पोखरण। तो जो फेमस फेमस शहर है इसके, कोटा इस साइड में पड़ जाएगा, कोटा अरावली के पूरब में पड़ जाएगा। बाकी जो मेन मेन फेमस शहर है ये सब पश्चिम साइड पड़ जाएंगे। यानी ये है बीकानेर, मान लीजिए बीकानेर के बाद जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर, पोखरण, यहाँ है जयपुर। इसके बाद यहाँ पे पड़ जाएगा चित्तौड़गढ़। तो जो यहाँ पे पढ़ाएंगे चित्तौड़गढ़ वो पड़ेगा मेवाड़ के पठार में, वो हम आगे पढ़ाएंगे। तो मान लीजिए कभी पूछ सकता है कि कौन सा शहर अरावली के किस श्रेणी में है, अरावली के पूरब में कौन सा है, अरावली के पश्चिम में कौन सा है। तो अरावली के पूरब में जयपुर, बाकी ये जो फेमस शहर है अरावली के पश्चिम में है। और ये जो एरिया है आप जानते हैं राजस्थान, ये वाला एरिया राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है ये कैसा है, मरुस्थलीय एरिया है। ये डेजर्टी एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है। तो ये एक तरह से क्या करता है, मरुस्थल को, जो मरुस्थल है उसको पूरब की तरफ बढ़ने से रोकता है। यानी इस मरुस्थल को एक बैरियर की तरह रोके रहता है। मरुस्थल का जो प्रवाह है वो पूरब की तरफ न हो, यानी ये पूरब की तरफ न बढ़े, तो इसीलिए ये मरुस्थल को रोके रहता है, एक बैरियर की तरह काम करता है। और इसी अरावली श्रेणी से देखेंगे एक नदी निकलती है, लूनी नदी। यहीं से एक नदी निकलेगी, लूनी नदी, लूनी नदी, जो कच्छ के तल में ही विलुप्त हो जाती है। यानी ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है लूनी नदी, ये कच्छ के तल में ही विलुप्त हो जाती है। और इसी लूनी नदी के जो जहां से निकलेगी या इसी में देखेंगे इस पे एक झील है, यह है झील, ये मान लीजिए झील है। इस झील को क्या बोलते हैं, सांभर झील। यह है सांभर झील, ये सांभर झील है। ये कहाँ है, ये जस्ट अरावली श्रेणी के जस्ट बगल में ही है। आप मैप में देखिएगा तो जो पूरब साइड में देखिएगा तो इधर कुछ ऐसे बनाया होगा, अरावली श्रेणी को काफी फैला हुआ बनाया गया होगा। और इसी पे देखेंगे यहाँ पे अरावली श्रेणी बनाया होगा ब्लू कलर में, और ये सांभर झील बनाया होगा। तो यही है लेक सांभर। और ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील है। आंतरिक झील कहने का मतलब कि इसका कोई भी पार्ट समुद्र से नहीं लगा हुआ है। तो ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील है। ऐसे भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, लेकिन ये आंतरिक झील है, इसका खारापन बहुत ज्यादा है। इसका खारापन क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये वाला एरिया देखेंगे तो इसके जस्ट ऊपर देखेंगे यहाँ पे चूरू है। चूरू आप मैप में देखिएगा तो इसके ऊपर पड़ेगा चूरू। चूरू आप नाम सुने होंगे, बहुत ही गर्म इलाका है चूरू, राजस्थान चूरू। यहाँ पे अभी तक सर्वाधिक टेम्परेचर भारत में रिकॉर्ड की गई है चूरू में। तो जब ये वाला एरिया है रेगिस्तानी एरिया, तो इसमें क्या है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। जब यहाँ पे टेम्परेचर गर्मी के दिनों में जब इसका तापमान बढ़ता है, इसका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से वाष्पीकरण होता है। ये मान लीजिए जो झील है, ये जो झील है ये मान लीजिए, तो जब तापमान बढ़ेगा तो यहाँ से वाष्पीकरण होगा, तो पानी का यहाँ से वाष्पीकरण हो जाता है और जो लवण है वो यहीं पे छूट जाता है, जिसके कारण इसका खारापन बढ़ते जाता है। और यहीं से भारत में भी सबसे ज्यादा नमक भी यहीं से, ये एक तरह से नमक प्रोडक्शन का काम करता है। जो ये सांभर झील है यहाँ से नमक प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो इसीलिए इसका गर्मी के कारण, ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इस एरिया में ये पानी का वाष्पीकरण होता रहता है, जिसके कारण यहाँ सैलिनिटी बढ़ते जाती है। तो ये था मेनली अरावली श्रेणी के बारे में।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मालवा के पठार के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।